नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी है, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए दीदी, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पर एक जिले के डेरा इस्माइल खान में एक जिला है जिसको डेरा इस्माइल खान कहते हैं। वहां लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान और 3 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया। कर्नल पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद एक मस्जिद में बैठे थे और वहां से उनका अपहरण किया गया है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के तमाम तरह के सियासी समीकरण अब बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार खासतौर से देखा जा रहा है कि धारा 370 का जो मुद्दा है वो एनसीपीडीपी को बहाल करने का वादा भी किया जा रहा है। धारा 370 का मुद्दा जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 370 खत्म करने के फायदे गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष उसके नुकसान बता रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में 8 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 पार्टियां अनुच्छेद 370 को अपने प्रचार का आधार बना रही हैं। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, तो उसमें एक बात सामने आई थी कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी प्रमुख पार्टियों ने अनुच्छेद 370 को सबसे प्रमुख मुद्दा बना रखा। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अपनी पार्टी, साथ ही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ये शामिल हैं और इनके अलावा अन्य छोटे दल और निर्दलीय भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि धारा 370 का मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार हावी है, जहां एक तरफ उसके फायदे बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी गिनाए जा रहे हैं। बात करूं कि असम में जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ समय पहले असम में जो घटनाक्रम हुआ था, दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी और उसमें कुछ जिन आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिन पर आरोप लगे थे, तो ये बात कही गई थी कि मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को खत्म करने वाला विधेयक जो है असम विधानसभा में पारित कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह एक कानूनी अपराध माना जाएगा और मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं करेंगे, सरकार करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमारा उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना। हालांकि विपक्ष ने अपनी टिप्पणी दी और विपक्ष ने कहा है कि जो संयुक्त विपक्षी मंच है वहां प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि उनका आरोप है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विफल हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानों के जरिए समाज के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं। तो असम में जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और उसमें जो नाम पहले, क्योंकि पहले वहाँ एक आंदोलन चला, एक मुहिम चलाई गई कि मियाँ जो है वहाँ पर वो और जो बाहरी लोग हैं उनको वहाँ से निकालने की बात कही गई कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है वहाँ सामने आया था कि इसके बाद में ये विधेयक जो पारित हो जाना, तो इसको लेकर के तमाम तरह की सियासी अटकलें चल रही हैं और इन तमाम सियासी अटकलों के बीच में ये अब जो है वहाँ जो मामला है विधानसभा में ये पारित हो गया विधेयक। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई, क्योंकि दिल्ली शराब नीति के मामले में बीआरएस के नेता हैं के कविता को जमानत देने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें फटकार लगाई और कहा कि जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा है कि रेड्डी एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। बेंच ने कहा है कि कोर्ट नेताओं से पूछकर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे फैसलों को लेकर नेता और कोई दूसरे अन्य उस पर क्या टिप्पणी करते हैं।
क्योंकि ममता ने कहा था कि भाजपा से डील होने के बाद के कविता को बेल मिली है, तो उनके इस बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दूसरी तरफ जो मामला चल रहा है, क्योंकि कलकत्ता में जो घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म के बाद हत्या को, उसको लेकर के अभी भी सियासत थमी नहीं है और सियासत उस पर लगातार हो रही, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार निशाना साधे हुए है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, दुष्कर्म और हत्या के मामले में वीरभूमि के में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बाद कांग्रेस ने भी गुरुवार को रैली निकाली है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ममता सरकार की मुश्किलें वहां बढ़ती जा रही हैं और ममता सरकार ने जो कुछ बयान दिए थे, उन बयानबाजी के बाद में अब ये बात सामने आ रही थी वहां पर कि ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा मैं। खबर हालांकि अच्छी है और इंटरनेशनल स्तर पर इस खबर को देखा जा रहा है कि जियो थर्मल एनर्जी से जो दिग्गज एक कंपनियां हैं, उनका डाटा सेंटर अब जियो थर्मल एनर्जी से चलने वाला है। क्योंकि यहाँ एक बात सामने आई कि एआई और डाटा सेंटरों के विकास के साथ टेक कंपनियों की ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और इस समस्या का हल निकालते हुए मेटा और गूगल ने उत्सर्जन मुक्त बिजली बनाने के लिए जियो थर्मल ऊर्जा, जो जमीन के नीचे की गर्मी है, वो उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और हाल ही में मेटा ने 150 मेगावाट लगभग 70,000 घरों की जरूरत की बिजली के बराबर की जो बिजली है वो पैदा करने के लिए एक स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। ठीक है। गूगल पहले ही नेवादा में 5 मेगावाट की क्षमता वाला जियो थर्मल प्लांट बना चुका है और इसमें ग्रिड को बिजली भेजना शुरू कर दिया है। तो ये जो देखा जा रहा है कि ये, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि बिजली की समस्या बनी रहती है, तो अब हो सकता है कि जो ये प्रयोग किए जा रहे हैं और जियो थर्मल जो जमीन के अंदर, क्योंकि गर्मियों के समय में देखा जाता है कि जमीन के नीचे जब गर्मी जो पैदा होती है तो उससे बिजली बनाने की जो बात कही जा रही है वो लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। जी ठीक है सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोलकाता केस का आपने जिक्र किया जिसमें ममता सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। आपने जियो थर्मल प्लांट का जिक्र किया। इसी कड़ी में मैं देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिस पर सबकी नजरें बनी रही? देखिए रिद्धि, जिस तरह से प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पहली बार बंद फैक्ट्रियों से जो जमीनें हैं वो वापस लेने की मुहिम सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री खोलने के इच्छुक उद्योगपतियों को अब पहले से चल रहे इंडस्ट्री एरिया में ही जमीनें दी जा सकेंगी। इसके लिए सरकार ने पहली बार बंद पड़ी इंडस्ट्री से जमीनें वापस लेना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत भोपाल रीजन से की गई है। यहाँ अब तक 7 फैक्ट्री से ही 30 एकड़ जमीन सरकार को वापस मिल गई है। इसी जमीन में सरकार नए प्लांटेड फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को ला रही है। भोपाल में करीब 300 बड़ी और छोटी तय समय में शुरू नहीं हो पाई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 220 मंडीदीप जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर है। यहाँ हम आपको बता दें कि मंडीदीप में कुल 670 फैक्ट्री के लिए प्लॉट हैं और इनमें से 450 ही चल रही है। लगभग 1/3 जमीन बंद फैक्ट्रियों में उलझी हुई है और यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे अपनी जमीन वापस ले रही है, या जिन निवेशकों ने जमीन तो आवंटित करा ली लेकिन अभी तक तय समय सीमा में जो अपना उद्योग उनको स्थापित करना था वो उद्योग स्थापित नहीं किया है। ठीक है। बंद फैक्ट्रियों से जमीनें वापस लेने के लिए नियम पुराना है। नियमानुसार यदि कोई फैक्ट्री मालिक 3 साल में अपना काम शुरू नहीं करता है तो उससे जमीन वापस लेने का प्रावधान है। लेकिन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जमीन का आवंटन निरस्त करने के बाद रजिस्ट्रार रजिस्ट्री द्वारा फैक्ट्री के मालिक को बुलाने के लिए कहा जाता था। इस बार सरकार ने विभागीय समन्वय बनाकर बताया कि फैक्ट्री मालिक के नहीं आने पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। हालांकि इसके लिए रीजनल ऑफिसर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि मालिक को अपील करने की छूट दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही जमीनें वापस ली जाएंगी। तो जिस तरह से भोपाल रीजन में इसकी शुरुआत तो हुई है और सरकार की अब जो पहल है या सरकार की जो मुहिम है पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से जो जमीनें दी गई हैं उनको वापस लेने को लेकर है। एक खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है।
प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत ऐसे प्राइमरी शिक्षक जो बीएड की योग्यता के आधार पर शिक्षक बने थे, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ठीक। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों पर लागू होगा। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है। कुल 30 से 41 प्राइमरी टीचर में अगर किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है और त्रुटिवश अगर डीएड भी लिखा है, तब भी ऐसे शिक्षक की जो नियुक्ति है वो निरस्त मानी जाएगी। इसकी लिस्ट भी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है। ऐसे 25 जिलों की डीईओ को लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस तरह से जो शिक्षक जो नियुक्त हुए थे, अब उनके की जो पात्रता है उसको निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि इसके बाद जिन शिक्षकों पर ये कार्यवाही की जाएगी, उनमें नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे सरकार का जो फैसला है किस तरह से ये अमल में आता है। एक खबर रेरा से जुड़ी हुई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का रेरा लंबे समय से सुर्खियों में है, अब मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के चेयरमैन अजीत प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिक जांच ई दर्ज करने का मामला गरमा गया है। मामले में 2 एजेंसियां आमने सामने आ गई हैं। गुरुवार को रेरा के सचिव डीवी सिंह ने डीजी ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर कहा है कि रेरा के खिलाफ वे जांच नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 4 बिंदु शामिल किए गए हैं। रेरा एक्ट और इसके तहत चेयरमैन के अधिकार को विस्तारित करते हैं। रेरा एक्ट की धारा 90 के उपबंध का हवाला देते हुए पत्र का अहम बिंदु ये भी है कि प्राधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य व अन्य अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण में पदस्थ होने वाले न्याय निर्णायक के जो अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान रेरा अधिनियम की धारा 71 में किए गए हैं। हालांकि डीजीएडब्ल्यू का कहना है कि रेरा चेयरमैन के खिलाफ मिली शिकायत भर्ती के संबंध में भी न कि रेरा एक्ट के प्रावधानों में की गई है और इसीलिए उन पर जो कार्यवाही है वो जायज है। एक खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर आज यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा और प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने जिस तरह से बताया कि हमने पोस्ट कार्ड के अभियान क्या हुआ तेरा वादा चलाया था, इसके तहत युवाओं ने सीएम के नाम पोस्ट कार्ड भेजे हैं। उन्हीं कार्ड को लेकर हम घेराव करने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा जनता के हितों के 5 प्रमुख मुद्दे हैं, इनको लेकर हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, युवाओं को 2.5 लाख नौकरी कब मिलेगी? दूसरा, 1 करोड़ 3 लाख आवास बहनों को कब मिलेंगे? तीसरा, सरकारी नौकरी की परीक्षा फॉर्म फीस कब माफ होगी? चौथा, नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? और 5वां, किसान को एमएसपी कब मिलेगी? और इसी को लेकर आज राजधानी भोपाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद है। पूरी कोशिश जो प्रदर्शनकारी है कांग्रेस को उनको सीएम निवास से बहुत पहले ही रोक लिया जाएगा, जिसको लेकर बैरिकेडिंग की गई है और पूरी तरीके से राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी ठीक है राजेश जी, आपने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए गए निर्णय का जिक्र किया कि किस तरीके से जो बीएड के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति निरस्त करने वाली है, और वहीं आपने रेरा चेयरमैन का जिक्र किया कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, अब वहां पर जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उन्हें बिल्कुल 0% पर और 2 लाख तक और उसके बाद 4 लाख तक 1% पर उनको एजुकेशन लोन मिलेगा और इनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार अपने स्तर पे, ताकि ये बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और खास बात ये है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार का जोर लोगों को साक्षर बनाना है और जो शिक्षित हैं उन्हें उच्च शिक्षित करना है। तो एक लोक कल्याणकारी एक अच्छी नीति
राज्य सरकार ने यहाँ लागू की है और जिसके रिजल्ट सब किस तरह के आएंगे, बस उसकी उम्मीद की जाती है। ये वक्त बताएगा कि सरकार की यह योजना कितनी कामयाब रहती है। जी। हालांकि इस पूरे इलाके में, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर नक्सलियों ने स्कूल तोड़ दिए हैं। हुँ, कई जगह, कई गांव ऐसे हैं जहां पर एजुकेशन की कोई अच्छी संतोषजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों का जब कब्जा रहा, इन इलाकों में जब प्रभुत्व रहा है नक्सलियों का, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया, हुँ, ताकि बच्चे शिक्षित ही ना हो तो वो हथियार उठाएंगे, जी। बगावत करेंगे। हुँ, तो एक इस मंशा पे जो कहना चाहिए, नक्सल अभियान चला, जो नक्सल अपने प्रभुत्व में थे, उन्होंने हुँ, एक शक्ति परीक्षण करते हुए तमाम जगह पर स्मारक बनाए अपने और स्कूल नष्ट कर दिए। अब राज्य सरकार की कोशिश है कि इन इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाया जाए, ग्रामीणों को साथ में विश्वास में लिया जाए और एजुकेशन सेंटर को हुँ, फिर शुरू किया जाए। तो एक अच्छी पहल के रूप में इस खबर को देखा जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर और है, जिसमें स्वाइन फ्लू के जो मरीज हैं, हुँ, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये चिंताजनक स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास और ठोस किए जाने के देखे जा रहे हैं कि सरकार कितना और ठोस तरीके से लागू कर सकती है, क्योंकि अभी एक बिलासपुर डिवीजन में कल एक और महिला की मौत हो चुकी है। इस तरह जो आधिकारिक आंकड़ा है इस डिवीजन का, वहां 7 लोग स्वाइन फ्लू से मारे जा चुके हैं, जबकि 93 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन अनाधिकृत आंकड़ा इससे चौंकाने वाला है, वो जो 3 गुने से ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है। तो स्वाइन फ्लू की दस्तक खतरनाक साबित हो सकती है। हुँ, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है कि अब डॉप्लर सिस्टम से मौसम की निगरानी होगी। हुँ, ये बड़ा एक यंत्र रायपुर के मौसम विभाग में लग रहा है। ये इतनी सटीक जानकारी देगा कि 24 घंटे के भीतर किस तरह की स्थितियां वातावरण में निर्मित हो सकती हुँ, हैं, इसमें पूरा डाटा आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी। तो हम सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा कि हमें 24 घंटे पूर्व कहीं पे भी लाके 300 किलोमीटर में जहां जा रहे हैं आप, उसके मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। जी रित। ठीक है सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रदेश सरकार लगातार फोकस बनाए हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के किसी तरीके से बेहतर स्थिति में आ पाए। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर रुख करना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो केदारनाथ में सोने की बात है वो उस पर विपक्ष हावी है। हुँ, और विपक्ष का कहना यह है कि जो सोना केदारनाथ को दान किया गया था वो सोने पर आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है। तो उधर जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करा दी गई है और शासन में लंबित है। तो वार और प्रतिवार चल रहा है कि शासन से क्या मंत्री से बड़ा है। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश हुँ, गोजाल, उनका सीधा आरोप है। हुँ, तो दूसरी ओर अचानक सरकार अस्थिर करने की बात पर कल बैठक हुई है। लगातार एक जो विधायक है, जो निर्दलीय विधायक है खानपुर के उमेश शर्मा, उनके द्वारा ये कहा गया था कि उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने का काम जो है गुप्ता बंधु कर रहे हैं हुँ, और उनको किसी भी तरीके से ये नहीं किया जाएगा। तो उधर सकते में है सरकार और विपक्ष की दोनों। ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह की बात कर रहा है? यदि ऐसी स्थिति है तो उसे लगातार उस पर जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी ठीक चाहिए। है। रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और देहरादून का जो एक्सप्रेस वे है वो हुँ, नवंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हुँ, और अब दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2.5 घंटे हो जाएगी। हुँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। एनएचआई का कहना है कि एनएचआई ने एक बयान में कहा है कि ये नवंबर तक इसको जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। हुँ, तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि समूह ग की जो 5,000 पदों की भर्तियां है वो प्रस्ताव एसएससी के द्वारा जो उत्तराखंड का आयोग है उन्होंने अभी वापस कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस पर कि आंदोलनकारियों को जो आरक्षण है उसको सम्मिलित करते हुए वो अपना प्रस्ताव भेजें। अभी तक उन्होंने इसमें एक खामियां छूट गई थी। तो लगातार ये भी एक यहाँ रोजगार की तरफ जो नवयुवक हैं वो देख रहे हैं, उसके लगातार ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। ठीक है। तो दूसरी ओर मैं बता दूं कि रिद्धि की जो रुड़की में एक गाड़ी थी लोहित एक्सप्रेस, इसका एक बोल्ट टूट गया हुआ था। इसी का कोच का कंट्रोल आर्म बोल्ट बोलते हैं उसको। वो बड़ी दुर्घटना होने से एक कर्मचारी ने बचा लिया है और लगातार उसको जो मॉनिटरिंग की जा रही थी उस कर्मचारी की वजह से ये एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के विधायक और उत्तर प्रदेश के से सहारनपुर से सांसद
कल माधोपुर गांव पड़ता है रुड़की में, वहां पहुंचे क्योंकि वहां गौवंश की संरक्षण को लेकर के एक टीम वहां पहुंची थी, जिसको देख करके एक व्यक्ति तालाब में कूद गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये एक तरह की हत्या है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार ये भी एक वहां पर राजनीति चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस से लौटे हुए जो 4 धावक हैं, 4 खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित किया और उनके खातों में जो लगातार जो ट्रांसफर की है मनी, तो वो उत्साहित हैं खिलाड़ी की। उत्तराखंड ने हमें तत्काल एक व्यवस्था बनाई है। रिद्धि, एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर चूंकि चुनाव अभी निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के जो निर्वाचन आयुक्त था उनका पद खाली पड़ा था। पूर्व जो आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस सुशील कुमार यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिए गए हैं। कल शासन आदेश जारी कर दिया गया है, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। ठीक है। तो आपको एक और बात बता देता हूँ। मुख्य खबर यह है कि जो अभी बारिश की वजह से यहाँ गधेरे और नाले उफान पर चल रहे हैं, उसको लेकर के कल एसडीआरएफ ने बड़ी एक सफलता थी। 190 के आसपास के श्रद्धालु थे जो ऊपर फूलों की जो घाटी है वहां पर फंस गए थे। उन्हें मानव श्रृंखला बना करके उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, आपने निकाय चुनाव का जिक्र किया। देवभूमि में लगातार तैयारियां तेज हैं और एसडीआरएफ की टीम जो हमेशा से अच्छा कार्य करती है देवभूमि, इस बार भी उसने रेस्क्यू अच्छा किया है। अब मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में SC/ST आयोग में बैजनाथ रावत जी को अध्यक्ष बनाया गया था SC/ST का, लेकिन कहीं न कहीं बता दूं कि उसमें एक तकनीकी पेच फंस गया। सरकार द्वारा नियुक्त बैजनाथ रावत का आदेश जारी नहीं हुआ है अभी, और आयोग में उम्र सीमा को लेकर तकनीकी पेच फंसा दिख रहा है। वहीं SC/ST आयोग में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। SC/ST आयोग में नई तैनाती को लेकर सरकार मंथन कर रही है। हालांकि ये तय किया जा रहा था कि सर बैजनाथ रावत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं न कहीं अभी बाधा आ गई। अब देखना होगा कि अब इसकी जिम्मेदारी किसको सरकार देगी। वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की, जहाँ पे रेप की घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी, तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया था। सड़क पर धरना दे रहे लोगों ने पुलिस ने दौड़ा कर लोगों को मारा और रास्ता खाली करवाया। ये घटना कल रात की है, गाजियाबाद की है, और किशोरी से रेप के मामले में लोगों ने सड़क जाम किया था। पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम को खुलवाया था और कल किशोरी के साथ हुआ रेप हुआ था और गुस्साए लोगों ने तीसरी बार ब्रिज बिहार की सड़क जाम किया था। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जाम को खुलवाया। ये पूरा मामला जो लिंक रोड थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं मैं अगली खबर बताना चाहूंगा रिद्धि की, पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता प्रशांत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और बिजली विभाग में 40 अधिशासी अभियंताओं के अधीक्षण अभियंताओं के पद पर प्रमोशन के मामले में गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की गई और अधिशासी अभियंता प्रशांत कुमार पर लगातार गड़बड़ियों का गंभीर आरोप। वहीं एमडी पावर कारपोरेशन आईएएस पंकज कुमार ने अधिशासी अभियंता प्रशांत कुमार को सस्पेंड किया। वहीं अगली खबर की ओर करना चाहूंगा कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे इस माह हो रहे हैं रिटायर और यूपी के 1988 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी रजनीश दुबे हैं जो 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे और डॉक्टर दुबे वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पद पर तैनात। उनके रिटायरमेंट को देखते हुए इस पद पर हो सकती है किसी सीनियर आईएएस की अधिकारी की तैनाती। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में परीक्षा होनी है पुलिस भर्ती की, वो प्रदेश भर में आज होगी और 2 पालियों में हो रही परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा पहली पाली थी और दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। ठीक है। वहीं 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा होनी है। लगभग 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा करा रही है और 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी ने आवेदन कर रखा है। वहीं परीक्षा को लेकर सीएम खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को भी लगाया गया और परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सख्त इंतजाम किया गया है। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा और कन्नौज के धोरे गांव में जाएंगे अखिलेश यादव और पूर्व विधायक के गौरियापुर गांव में अखिलेश यादव रहेंगे आज और उनकी दिवंगत मां को देंगे श्रद्धांजलि। वहीं मतीन हुसैन के छिपरा मऊ
स्थित घर पर भी जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा रिद्धि की नगर निगम कर्मचारी ने आत्महत्या कर लिया, प्रयास किया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री के नाम भी कर्मचारी ने पत्र लिखा है। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने दुष्कर्म आरोपी के बारे में जिक्र किया जिस पर योगी सरकार लगातार एक्टिव है और अभी योगी जी ने कहा भी था कि ऐसे आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं आपने पुलिस भर्ती परीक्षा का जिक्र किया जिस पर प्रशासन मुस्तैद है अपनी सुविधाओं को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।